Good morning, Namaskar. Today in this class of fluid mechanics, we will discuss a very interesting and important topic from GATE point of view in fluid mechanics, that is stability of submerged and floating bodies. Why it is important? We can see GATE 2002, 2010, 2014, 16, 17, continuously a question from this topic has been asked. लगभग हम देखेंगे पिछले 10 सालों में तो लगातार हर 2 या 3 साल में गेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ना सिर्फ गेट में बट आल्सो इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन भी इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, रिलेटेड टू डेली लाइफ, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं दैट स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम। और व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? तो फोर्सेस की हम बात करें तो कोई भी बॉडी है सपोज, वो स्टेबल कब होगी? जब उसका राइट हैंड साइड के फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस के इक्वल हो जाएंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस के इक्वल हो जाएंगे, तो बॉडी स्टेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं सबमर्ज्ड बॉडीज की। तो जब सबमर्ज्ड बॉडीज होती है या फ्लोटिंग बॉडीज होती है फ्लूइड में, तो उनमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं इफ दे आर एन इक्विलिब्रियम पोजीशन? हमने सीनियर क्लासेस में पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो होता है इस तरीके से कुछ। अगर कोई बॉल यहां रखी है, इसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करें, मानिए कि इसको मैं यहां मूव कर दूं और यहां अगर मूव करता हूं तो ये आफ्टर ए सर्टेन डिस्टर्बेंस ये बॉल अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगी। दैट मींस इट इज इन ए स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस बॉल यहां रखी हुई हो और फिर इसको कोई यहां पे देखिए, यहां भी ये इक्विलिब्रियम में है, यहां भी अपनी पोजीशन पे स्थिर है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो फिर ये बॉल या तो इधर आ जाएगी या फिर इधर आ जाएगी, अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी। दैट मींस इट इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट नॉट स्टेबल, इट इज इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसी तरीके से अगर कोई फ्लैट सरफेस पे बॉल रखी हुई है, उसको आप आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो उसी पोजीशन में रह जाएगी। उसको आप थोड़ा सा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी वो उसी पोजीशन में रह जाएगी, और उस केस में उसको हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। इसी तरह सबमर्ज्ड बॉडीज के केस में हम अगर बात करेंगे तो देखते हैं कि उनका इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है। तो कोई भी बॉडी जो सबमर्ज्ड है, फॉर एन एग्जांपल आपका एयर बैलून है, हवा से भरा हुआ गुब्बारा है, वो इस हवा में है, ये हवा दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूइड। तो आप पानी में चले जाइए, हवा में चले जाइए, आसमान में चले जाइए, धरती पर रहिए, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एनी फ्लूइड। आप हमेशा फ्लूइड से घिरे हुए हैं। यहां पे मैं हवा से घिरा हुआ हूं, पानी के अंदर चला जाऊंगा तो पानी से घिरा हुआ हो जाऊंगा। तो फ्लूइड से घिरा हुआ है व्यक्ति हर जगह, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड ऑल्सो अब हम अगर गुब्बारे की बात करें तो, या फिर पानी के अंदर डूबी हुई कोई एक बॉडी की बात करें तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आप देखिए। तो इस पे एक इसका लग रहा है नीचे की तरफ W ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इसके ऊपर ड्यू टू दिस फ्लूइड की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ओवर दिस बॉडी, ये सारा वाटर है, and that force is known as buoyant force. buoyant force. Now इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी हम देखेंगे, और इसका डायरेक्शन क्या होता है ये भी हम समझेंगे। Let us suppose infinitely small element in this body with area dA. dA एरिया की हमने स्मॉल एलिमेंट ले ली, इसकी हाइट है h1 अपर सरफेस की और लोअर सरफेस की हाइट है h2। तो यहां पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे तो फोर्स लग रहा है dF1 इज इक्वल्स टू ऑन एन एलिमेंटल एरिया dA, dF1 फोर्स कितना होगा रो जी H1 dA,
और इसी तरीके से नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स होगा dF2 इज इक्वल्स टू रो जी H2 dA। दिस इज प्रेशर, प्रेशर को जब हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फोर्स हो गया है, तो dF1 dF2। सो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी विल बी राइट हैंड फोर्स लेफ्ट हैंड फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज बीइंग इक्वल, केवल ऊपर नीचे के फोर्सेस लगेंगे, दोनों में डिफरेंस है क्योंकि उनकी हाइट्स में डिफरेंस है, तो डिफरेंस जितना होगा दैट विल बी द नेट फोर्स। तो dF कितना हो जाएगा, dF देखिए बहुत सिंपल, रो जी H2 माइनस H1 dA। सो इफ इंटीग्रेट अगर हम कर दे दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल, सो F विल बी इक्वल्स टू रो जी H A, और जो H A होता है वो होता है वॉल्यूम, तो F B बायोंड फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी V, रो जी V। So this is the mass of the displaced fluid. What is this? Sorry, not mass. This is the weight of displaced fluid. You can also write it rho v. What is rho v? Rho v is the mass of displaced fluid and g is the gravitational force. So the amount of force or the intensity of force applied over this body is equal to the weight of displaced fluid. जितना fluid displace किया है इस body ने, उसका जो weight होता है उतना ही फोर्स इस बॉडी के ऊपर फ्लूइड अप्लाई करता है, और जिसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फ्लूइड इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है उसका वेट होता है वो इक्वल टू बॉयंट फोर्स होता है। यहां आप देख सकते हैं ये जो रो है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नॉट ऑफ द बॉडी। ये यहां कंफ्यूजन होता है और यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दो तरह की डेंसिटी दी हुई होती है, बॉडी की भी होती है, फ्लूइड की भी होती है। तो यहाँ जो हमको बायोंट फोर्स कैलकुलेट करते समय डेंसिटी काम में लेनी है वो डेंसिटी होगी फ्लूइड की, नॉट ऑफ द बॉडी, ये ध्यान रखिए। सो दिस इज द बायोंट फोर्स। तो एक बायोंट फोर्स लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो दोनों इक्वल हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब उस बॉडी में अब हम देखते हैं कि सबमर्ज्ड बॉडीज की हम बात करते हैं। फॉर द स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया इज, मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया तो यह है कि वेट और बायोंट फोर्स शुड बी इक्वल। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी इज और इक्विलिब्रियम इज बायोंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया। अब जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो भी उसकी स्टेबिलिटी के क्या चांसेस है, जैसे सपोज कीजिए हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, शिप है वो जा रही है पानी के अंदर, किसी वजह से उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है और वो इस तरीके से थोड़ी सी टिल्ट होती है, तो क्या वो टिल्ट जो शिप हुई है वो वापस सीधी हो जाएगी या फिर वो पूरी पलट जाएगी? तो ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। इसी तरीके से शिप तो ऊपर तैर रही है लेकिन सबमरीन्स जो होती है वो नीचे एकदम जाती है पानी के, तो वो जब जाती है तो वो उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से होगी, इफ देयर इज ए सर्टेन डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस होने के समय वो क्या स्टेबल रह पाएंगी, वो हमको यहां पे चेक करना है। आप देखिए कि खाली ग्लास आप लीजिए, पानी के अंदर डालिए, तो जैसे ही आप उसको पानी के अंदर दबाएंगे तो वो ऊपर की तरफ रिबाउंड होता है। वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द बायोंट फोर्स। तो वो हम यहां पे पढ़ते हैं। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ ए बैलून, एक बैलून का एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें हवा भरी हुई है और उसका बॉटम पे मास ज्यादा है, हैवी है, बॉटम हैवी है, और इसलिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो नीचे होगा, सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर की तरफ है। वी आर कंसिडरिंग ए केस व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो टू द सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी डिपेंड्स ऑन सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो फंक्शन होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन का। मास जहां ज्यादा होगा उधर की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से हमने यहां पे लिया है सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया वी आर कंसीडरिंग बॉडी विच इज बॉटम हैवीड।
तो अब ये इसकी सेंटर लाइन है, लेट अस कंसीडर सेंटर लाइन। सो दीज आर कोलिनियर हैं और सेम लाइन में काम कर रहे हैं और दोनों इक्वल अमाउंट है, इसलिए बॉडी स्टेबल है। लेकिन इफ देयर इज ए सर्टेन डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाइड ओवर दिस बॉडी, तो क्या होगा, तो बॉडी कुछ अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाती है। और अगर इस तरीके से टिल्ट होती है बॉडी, तो क्या होगा, देयर विल बी ए कपल जनरेटेड इन दिस बॉडी। आप देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है d, और इस वजह से क्या होगा कि उसमें एक कपल जनरेट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दिस डिस्टर्बिंग कपल। ये जो डिस्टर्बिंग कपल लगा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल लगेगा जो इसको अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। दिस ड्यू टू दिस कपल दिस बॉडी विल कम टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल पोजीशन, और इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग कपल। इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग कपल। तो इस केस में अगर हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टॉर्क आया, तो ये रिस्टोर हो गई अपनी पोजीशन पे, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर। सो अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हम कंसीडर करते हैं पहले हमने कंसीडर किया था इफ G इज बिलो सेंटर ऑफ बायोन्सी। अब की बार हम कंसीडर कर रहे हैं G इज अबव सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, अगर कोई डिस्टर्बिंग टॉर्क आया और उसने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां काम कर रहा है, सेंटर ऑफ बायोन्सी यहां अपनी जगह काम कर रहा है। सेंटर ऑफ बायोन्सी का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होता है, मैंने आपको बताया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली नीचे डाउन करता है। अब आप देखिए कि ये जो डिस्टर्बिंग कपल की डायरेक्शन में ही ये जो अब कपल जनरेट होगा वो उसका सपोर्ट करेगा और इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करेगा, और इसलिए इस कपल को हम बोलते हैं ओवर टर्निंग कपल। ओवर टर्निंग कपल। सो जो यहां पे जिस इक्विलिब्रियम में ये बॉडी थी, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं था, क्योंकि एक छोटे से डिस्टर्बेंस ने इसको ओवरटर्न कर दिया, इस बॉडी को पलट दिया, और इसलिए इसको ओवरटर्निंग कपल कहते हैं। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद हम देखेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि नीचे है तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह अगर सेंटर ऑफ बायोन्सी नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है तो वो केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। इसी तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी दोनों कोइंसाइड कर जाएं, दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि दैट द बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, यदि इसके ऊपर कोई डिस्टर्बिंग टॉर्क लगता है तो ये जितना टॉर्क इसके ऊपर लगा है ये उतना रोटेट होके उसी पोजीशन में स्टेबल हो जाएगा। ये ना तो बहुत और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई कपल इस पे नहीं जनरेट होगा, ना ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौटेगा। ये
जितना डिस्टर्ब इसको किया है उतना ही डिस्टर्ब होके ये नई पोजीशन ले लेगा और वहां पे स्टेबल हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इन केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ center of buoyancy and center of gravity, you have to select the option that both coincide each other. So now अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग बॉडीज की। फ्लोटिंग बॉडीज का केस हम देखते हैं। दिस इज द वाटर लेवल। फ्लोटिंग बॉडीज के लिए हम एक शिप का एग्जांपल लेते हैं। दिस इज ए टिपिकल फ्रंट व्यू ऑफ ए शिप। इसका ये वाला पार्ट जो है ये वाटर के ऊपर है, ये वाला पार्ट सबमर्ज्ड इन वाटर। ए पार्ट ऑफ शिप इज सबमर्ज्ड एंड ड्यू टू दिस पार्ट विच इज इमर्स्ड इनसाइड द वाटर, center of buoyancy will be defined. Center of buoyancy will be defined because of this part, and center of buoyant force will work because of this volume, this part. जितना पानी में डूबता है उसके ऊपर ही उतने ही वॉल्यूम का, उतने ही वेट के इक्विवेलेंट फ्लूइड का बायोंट फोर्स ऊपर की नेट अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब हम देखते हैं फ्लोटिंग बॉडीज के केस में भी ये बात आप ध्यान रखिए कि हैवी बॉटम बॉडीज जो होती है वो स्टेबल होती है, उसमें कंसेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है। जैसे सबमर्ज्ड बॉडीज में हैवी बॉटम जो बॉडीज थी, मतलब जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोंसी से नीचे है, वो स्टेबल थी। उसी तरीके से सेम कंसेप्ट फ्लोटिंग बॉडीज के लिए है, जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोंसी से नीचे है वो स्टेबल रहेंगी। सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। पर अब हम बात करते हैं उस केस की जब सेंटर ऑफ बायोंसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस केस में सबमर्ज्ड बॉडीज अनस्टेबल हो जाती हैं, लेकिन क्या फ्लोटिंग बॉडीज भी इस केस में स्टेबल रहती हैं? ये हम या अनस्टेबल रहती हैं, ये हम यहां देखते हैं। तो लेट अस सपोज ए डिस्टर्बिंग मूवमेंट इज अप्लाइड ओवर दिस बॉडी, और जब डिस्टर्बिंग मूवमेंट होता है तो यहां पे इसकी पोजीशन थोड़ी सी इस तरीके से चेंज हो जाती है। बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। ये इसका ओल्ड लेवल है। आप देखिए दिस इज सेंटर लाइन। तो अब आप देखिए यहां पे क्या चेंज आया। यहां पे चेंज ये आया कि ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये पानी के अंदर ज्यादा चला गया है। दिस इज सबमर्ज्ड मोर एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन। आप देखिए कि ये पोर्शन जो पहले पानी में डूबा हुआ था ये बाहर आ गया है, और ये जो पहले बाहर था ये वाला पोर्शन ये पानी के अंदर चला गया है, ये पानी में सबमर्ज्ड हो चुका है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेंट्रोइड है सबमर्ज्ड बॉडी का वो चेंज हो गया है। यहां पे सेंट्रोइड इस पोजीशन पे था और यहां पे सेंट्रोइड चेंज हो जाएगा सबमर्ज्ड बॉडी का, क्योंकि अब सबमर्ज्ड पोर्शन ये वाला है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ज्यादा है। तो जो सेंटर ऑफ बायोंसी पहले हमारा यहां था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा यहां था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह काम कर रहा है। सेंटर ऑफ बायोंसी अब शिफ्ट हो गया है बी डैश पे। सेंटर ऑफ बायोंसी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि सेंट्रोइड वॉल्यूम जो है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो है वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा है। तो बायोंट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ काम करेगा। और आप यहां पे देखिए कि अब इस पोजीशन में जो कपल जनरेट होगा वो इस डिस्टर्बिंग टॉर्क को अपोज करेगा। आप देखिए कि राइट हैंड साइड पर बायोंट फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है वो राइट हैंड साइड है, ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन नीचे है वो नीचे की साइड है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा, कपल जनरेट होगा, और वो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर कर देगा। सो रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा इस केस में जब बॉडी का सेंटर ऑफ बायोंसी शिफ्ट हो गया है राइट हैंड साइड पे। बट दिस इज नॉट द ओनली केस। इतना ही नहीं है, इसके आगे हमको और समझना पड़ेगा। अब देखिए यदि
बी डैश पे यहां शिफ्ट नहीं होकर के बी डैश यहीं तक शिफ्ट होता, बी डैश अगर यहीं होता, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा बाउंड पॉइंट, ये तो कंफर्म है, लेकिन कितना शिफ्ट होगा ये डिपेंड करता है बॉडी की शेप पे, डिस्टर्बिंग कपल पे। तो बी डैश अगर यहां पे शिफ्ट होता है तो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, और इस केस के अंदर आप देखिए कि जो कपल जनरेट होगा वो क्लॉकवाइज जनरेट होगा, और वो रिस्टोरिंग की जगह वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और वो कहलाएगा ओवरटर्निंग कपल। तो इसका मतलब यह है कि यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोन्सी से ऊपर है तो बॉडी स्टेबल रह भी सकती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द सेंटर ऑफ बायोन्सी हैज बीन शिफ्टेड टू राइट, कितना शिफ्ट हुआ है राइट हैंड साइड पे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसके भी राइट चला गया है या उससे लेफ्ट है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं अब एक नए पॉइंट से, और वो होता है जब हम इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोन्सी होती है, इसको ऊपर हम एक्सटेंड कर देते हैं, और जब ये सेंटर लाइन से या ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन जो थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी की जो लाइन ऑफ एक्शन थी उसको जहां इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हमने नाम दिया है यहां पे एम, और ये एम जो होता है दिस इज नोन एज मेटा सेंटर। इसको हम मेटा सेंटर बोलते हैं इस पॉइंट को। और जो मेटा सेंटर है इसकी पोजीशन डिसाइड करती है वेदर द फ्लोटिंग बॉडी will remain in stable equilibrium or in unstable equilibrium when center of gravity is above center of buoyancy। यदि center of gravity center of buoyancy से ऊपर है तो वो स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी ये तय करेगा मेटा सेंटर। दिस इज द पॉइंट। यहां आप इसको समझिए वापस। अब देखिए यहां पे हमने इस पॉइंट बी डैश से हमने एक्सटेंड किया था, यहां पे एम पॉइंट बना, और इसी तरीके से या अगर बी डैश यहां पे है यहीं तक शिफ्ट हुआ है और हम इसको वापस ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एम हमको यहां पे मिलेगा। तो एम की पोजीशन आप देखिए जी के कंपैरिजन में यहां पे एम ऊपर है, यहां पे एम नीचे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब एम ऊपर है दैट मींस इट इज ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब एम नीचे है इट इज ए केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे हम सबमर्ज्ड बॉडीज में बी और जी की रिलेटिव पोजीशन के बेस पे बताते थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वैसे ही फ्लोटिंग बॉडी के केस में हम मेटा सेंटर के बेस पे बताएंगे कि वेदर द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहां पे हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं दैट इफ G is below M then it is a case of stable equilibrium, and if G is above M it is a case of unstable equilibrium। सबमर्ज्ड बॉडीज में इफ G इज बिलो सेंटर ऑफ बायोन्सी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, G इज अबव सेंटर ऑफ बायोन्सी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडीज में सेंटर ऑफ बायोन्सी की जगह हम मेटा सेंटर से रिलेट करते हैं और यहां पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करते हैं। सो एक बात क्लियर है, चाहे से फ्लोटिंग हो चाहे सबमर्ज्ड हो, हैवी बॉटम बॉडीज जो होती है वो हमेशा स्टेबल होती है। हैवी बॉटम बॉडीज हमेशा स्टेबल होती है। हैवी बॉटम बॉडीज मतलब जिनका जी नीचे होता है। लेकिन फ्लोटिंग बॉडीज के केस में हैवी टॉप बॉडीज मतलब जिनका जी नीचे नहीं है वो भी स्टेबल हो सकती है अगर वो उनका जी मेटा सेंटर से नीचे है तो भी स्टेबल हो सकती है। ये ध्यान रखिए। इस पे लगभग आप देखिए 2002 से 2017 तक 5 बार लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट के अंदर, और इस तरीके से इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए।
कि ये स्टेबिलिटी ऑफ शिप्स या स्टेबिलिटी ऑफ सबमरीन्स कैसे होती है। अब आप इसके बाद में देखिए कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और इसके बाद में गेट में नहीं लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स में कुछ 2-3 टॉपिक 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो पूछे जाते हैं, उनके बेस के ऊपर वो समझिए। ये टॉप व्यू अगर मैं बनाऊं शिप का कुछ इस तरीके से, तो आप देखिए कि ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगी, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। अभी जो हमने डिस्टर्बिंग की बात की, दिस इज नोन एज रोलिंग मोशन। रोलिंग, अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग ये टिल्ट होती है, डिस्टर्ब होती है, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग। और उसके अपोजिट यदि ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टर्बेंस और ऑसिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे पिचिंग, PITCHING, पिचिंग। पिचिंग मूवमेंट, रोलिंग मूवमेंट, दोनों में डिफरेंस है। पिचिंग मूवमेंट होता है अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस, रोलिंग मूवमेंट होता है अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। हमने जो बात की है वो रोलिंग की बात की है। रोलिंग में अनस्टेबिलिटी की, अनइक्विलिब्रियम की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए जो शिप्स डिजाइन की जाती है वो जनरली रोलिंग के लिए डिजाइन की जाती है, क्योंकि जो शिप रोलिंग में स्टेबल है वो पिचिंग में भी स्टेबल रहेगी। इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि जो G और M के बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं GM और इसको डिफाइन करते हैं मेटासेंट्रिक हाइट से। मेटासेंट्रिक हाइट, और मेटासेंट्रिक हाइट जितनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी उतनी ही बेहतर होती है, उतनी अच्छी होती है। तो मेटासेंट्रिक हाइट अच्छी होती है, ज्यादा बेहतर होती है, मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा रखी जाती है। और इसलिए मेटासेंट्रिक हाइट का फंक्शन होता है I/V माइनस BG। Metacentric height is equals to I/V minus BG, where BG is the distance between G and B, I is the moment of inertia, V is the volume of body. So metacentric height depends on moment of inertia. Moment of inertia depends on radius of gyration. तो आप देखिए कि जहां मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है, कहां ज्यादा होगी? जहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कहां होगा? जहां पे रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा है। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर मूवमेंट होगा तो ये वाली रेडियस ऑफ जायरेशन होगी, और इसलिए यहां पे आई की वैल्यू ज्यादा होगी, मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा होगी, इसलिए यहां पे बॉडी स्टेबल रहती है पिचिंग में। लेकिन रोलिंग में चूंकि आई कम होता है इस एक्सिस के डिस्टेंस की वजह से, और इसलिए रोलिंग में अनस्टेबिलिटी की संभावना ज्यादा होती है, और इसलिए हम जो स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो रोलिंग में करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज रोलिंग एंड व्हाट इज पिचिंग। हमने जो स्टेबिलिटी चेक की है दैट इज फॉर रोलिंग ऑफ शिप्स और रोलिंग ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। तो रोलिंग के लिए हमने चेक की है। ये रिलेशन जो है ये इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया है, तो हो सकता है गेट में भी पूछ लिया जाए। तो ये रिलेशन आप याद रखिए। साथ में जो ऑसिलेशन होता है रोलिंग में उसका टाइम पीरियड कितना होता है वो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस, T is equals to 2 pi K square upon GM into G, where GM is the metacentric height and K is the रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आप ये रिलेशन भी याद रखिए, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इन रोलिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया, इसमें से 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस, और बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी आपको लगा होगा। इसमें फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, आप लिख सकते हैं। आज का ये टॉपिक पूरा हुआ है, कल दूसरे नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।